हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 28 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीटीबी पर क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स और जो स्कीम्स हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं, उनसे आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 ईयर करंट अफेयर्स अलग है और ये बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स अलग है, और दोनों की 1 साल की वैलिडिटी है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए और करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करके आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। हम इसी तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि भारत में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज प्रेजेंट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं कोलकाता, लखनऊ, उधमपुर या फिर चंडीगढ़। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been given a 1-year extension as Director of the Intelligence Bureau in 2025? इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तपन कुमार डेका। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जो तपन कुमार डेका हैं, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, इन्हें 1 और साल का कार्यकाल विस्तार दिया है। 2022 में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ नियुक्त हुए थे और ये दूसरी बार है जब इनके टेन्योर को, इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। और इसका मतलब अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने रहेंगे कम से कम 30 जून 2026 तक। इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सभी जानते हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है, इस तरह से। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है। इसकी स्थापना 1887 को हुई थी एज द सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तौर पर। विच कंट्री बिकेम द 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया? कौन सा देश भारत का 4था सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है क्रूड ऑयल का भारत के लिए, और पहले 4थे नंबर पर यूएई आता था, लेकिन यूएई को इसने पीछे छोड़ दिया। तो डेटा अप्रैल महीने का अब लॉन्च हुआ है, मई में।
तो यूएसए का 7.3% शेयर है इंडिया के क्रूड इंपोर्ट में अप्रैल के महीने में, यूएई का 6.4% का था। और अब यूएसए किससे पीछे है? एक तो रशिया से जो पहले नंबर पर है, 37.8% शेयर है इसका, और दूसरे नंबर पर इराक है, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, अब चौथे पर यूएस। तो रशिया मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज इंडियाज़ लीडिंग सप्लायर। Which country hosted the 24th Indian Ocean Rim Association Council of Ministers meeting? किस देश ने 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। 24th मीटिंग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वर्चुअली हुई है श्रीलंका में, और इसका थीम रहा सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इंडियन डेलीगेशन जो भारतीय दल है उसका नेतृत्व किया पी कुमारन ने, जो कि सेक्रेटरी ईस्ट हैं, और भारत फिलहाल वाइस चेयर है, उपाध्यक्ष है इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। जो मेंबर स्टेट्स हैं इन्होंने कोलंबो कम्युनिक को अडॉप्ट किया है, और भारत इस IORA की अध्यक्षता 2025-2027 तक अब ग्रहण करेगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1997 को हुई थी रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करती हैं। 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसका सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म एज द थीम अनवील किया है 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का। तो जो 9th एडिशन होने वाला है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का, इसका जो थीम है ये इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म होगा, ये इन्होंने अनवील किया है। Indian Mobile Congress 2025 calls upon industry leaders, startups and technology enthusiasts to come together and co-create solutions that will power the next era of inclusive growth and India's growing leadership in digital advancement. Who won the men's singles titles at the 2025 Italian Open? 2025 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, कार्लोस एल्कराज। 2025 इटालियन ओपन ये रोम इटली में हुआ है, और मैन सिंगल्स टाइटल स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने जीता, इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया। विमेन सिंगल्स टाइटल इटली की जैस्मिन पाउलिनो ने जीता, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की कोको गॉफ को फाइनल में हराया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड तेरा तुझको अर्पण एंड आई प्रगति पोर्टल्स? किस राज्य सरकार ने तेरा तुझको अर्पण और आई प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है, गुजरात। तो देखिए जो विक्टिम्स हैं, जो साइबर क्राइम के विक्टिम्स हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने 2 ऑनलाइन पोर्टल्स और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। तो जो साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है इसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। जो भी साइबर क्राइम रिफंड्स हैं वो सिटीजन्स को दिए जाएंगे। माने कि सिटीजन्स को ठग लिया गया है, साइबर क्राइम उनके साथ हुआ है, ऑनलाइन उनसे पैसे की ठगी हुई है, तो वो पैसा उनको रिकवर करके दिया जाएगा इस पोर्टल के जरिए तेरा तुझको अर्पण। और दूसरा इन्होंने आई प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि टाइमली और एक्यूरेट अपडेट्स जनरेट करेगा जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड FIR फाइल होने के बाद, जैसे पंचनामा और एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है, चार्जशीट, जो भी प्रोसेस में आते हैं। वेयर वॉज द एक्सरसाइज राहत कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड NDRF? भारतीय सेना और NDRF द्वारा अभ्यास राहत कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, रंगपहर मिलिट्री स्टेशन, नागालैंड। देखिए इंडियन आर्मी इंजीनियर्स जो कि स्पीयर कोर्प्स के तहत और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि NDRF, इन्होंने मिलकर एक्सरसाइज राहत संपन्न किया है। डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ये रही है कहाँ पर? रंगपहर मिलिट्री स्टेशन नागालैंड में, यानी कि कोई डिजास्टर आ जाए किस तरह से रिस्पॉन्स हमें देना है उससे संबंधित ये रही है एक्सरसाइज। वेयर विल द 2025 FIBA विमेंस एशिया कप बी हेल्ड? 2025 FIBA महिला एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, शेंजन, चाइना। तो चाइनीज लीजेंड मियाओ लिजी और जापानीज आइकॉन चोको ओगा, इन्हें एम्बेसडर्स नियुक्त किया गया है 2025 FIBA विमेंस एशिया कप का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्हें।
2025 FIBA विमेंस एशिया कप, ये 31st एडिशन होने वाला है इस टूर्नामेंट का, 13 से 20 जुलाई 2025 के बीच में, शेंज़ेन चाइना में। हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA का मियस स्विट्जरलैंड में, और एशिया में भी है जकार्ता इंडोनेशिया में। व्हाट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट स्टेक डिड सिंगटेल सेल इन भारती एयरटेल? सिंगटेल ने भारती एयरटेल में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बेची? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1.2%। तो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि सिंगटेल, इसने 1.2% डायरेक्ट स्टेक अपने बेचे हैं भारती एयरटेल में, सिंगापुर $2 बिलियन में। और सेल्स वॉज एग्जीक्यूट थ्रू पेस्टल, जो कि होली ओन्ड यूनिट है सिंगटेल की, तो इसने 71 मिलियन एयरटेल शेयर्स ऑफलोड किए हैं 1814 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो इस सेल के बाद सिंगटेल की जो होल्डिंग है भारती एयरटेल में, ये 28.3% हो जाएगी, पहले 29.5% थी। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट गेटवे स्पेशली बिल्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस एंड स्टार्टअप मर्चेंट्स? किस कंपनी ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए बनाया गया भारत का पहला भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है इनकैश। इनकैश जो कि इंडिया की लीडिंग स्पेंड मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, इसने इनकैश पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, जो कि अपनी तरह का एक पहला सोल्यूशन है इंडिया के 63 मिलियन प्लस स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंड स्टार्टअप मर्चेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा मर्चेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज जैसे D2C ब्रांड्स, SAS प्लेटफॉर्म्स, B2B कॉमर्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, इन सभी सेक्टर्स के लिए। द रिपोर्ट डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज वॉज रिलीज्ड बाय, मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो मीडियम एंटरप्राइज उनके संबंधित डेटा इन्होंने बताया है। रिपोर्ट को रिलीज किया गया सुमन बेरी द्वारा, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। कई बार एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और CEO के बीच में, ठीक है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, CEO का नाम भी और वाइस चेयरमैन का नाम भी, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वाइस चेयरमैन अलग है और CEO अलग है। रिपोर्ट्स में बताया गया है MSME सेक्टर के बारे में। इंडिया की GDP में 29% योगदान MSME सेक्टर का रहता है। एक्सपोर्ट जो माना जाता है 40% एक्सपोर्ट MSME होता है, और 60% वर्कफोर्स जो है MSME सेक्टर में हमारी है। इतना क्रिटिकल रोल होने के बावजूद जो 97% रजिस्टर्ड MSMEs हैं वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, और 2.7% स्मॉल है, केवल 0.3% ही मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और ये जो 0.3% मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है, इनका जो इनका कंट्रीब्यूशन है MSME एक्सपोर्ट्स में वो 40% है। व्हाट इज़ द न्यू डेडलाइन सेट बाय सेबी फॉर कंप्लायंस विद इट्स रिवाइज्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रेमवर्क? सेबी द्वारा अपने संशोधित ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रेमवर्क के अनुपालन के लिए नई समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नवंबर 17, 2025। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने जो रिवाइज्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रेमवर्क की डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है। पहली डेडलाइन 17 मई 2025 थी, अब इसको बढ़ाकर 17 नवंबर 2025 कर दी गई है। तो जो ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्हें P नोट्स भी कहते हैं या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहा जाता है। व्हाट इज मॉर्गन स्टैनलेस रिवाइज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली का संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.2%। मॉर्गन स्टैनली इसने इंडियन इकोनॉमी की जो GDP फोरकास्ट है फाइनेंशियल 2026 के लिए उसको 6.2% बताया है, पहले 6.1% का था, और 2027 के लिए 6.5% बताया है, पहले 6.3% बताया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% बताई हुई है GDP ग्रोथ फाइनेंशियल 26 के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस आया था, ये क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में, जिसे IAS एग्ज़ाम कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए किस तरह से घुमाया हुआ है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन चेंज कहाँ पर किया है। तो देखिए फर्स्ट खो वर्ल्ड कप हुआ है, उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए, बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली इंडिया, ठीक है, ये सही है। दूसरा है इंडियन मैन बीट नेपाल, यहाँ तक सही है, भारत ने नेपाल को हराया है विद ए स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल। दूसरा है इंडियन वुमेन बीट नेपाल, ठीक है, सही है इतना।
विद अ स्कोर ऑफ 54-36 इन द फाइनल। तो चेंज कहाँ पर किया इन्होंने, स्कोर लाइन में। जो इंडियन मैन टीम ने नेपाल को हराया है वो 78-40 से नहीं हराया, वो 54-36 से हराया है। और जो इंडियन वीमेन ने हराया है वो 78-40 से हराया है। ठीक है, तो जो स्कोर लाइन इंडियन मैन की है वो तो इंडियन वुमेन के साथ डाल दी है, और जो इंडियन वुमेन की है वो इंडियन मैन के साथ डाल दी है। तो इस तरह से यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है, जो पहला स्टेटमेंट है, ये इवेंट दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ी होती है। ये जैसे सेकंड ऑप्शन है, अगर कोई इतना देखता है कि इंडियन मैन ने नेपाल को हराया है तो वो सही कर देगा, इंडियन वुमेन ने नेपाल को हराया है तो वो सही कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये पूछा था, इन द फाइनल्स ऑफ द 55th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 गुकेश डी बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर इयान दिस। ठीक है, दूसरा कहा कि अभिमन्यु मिश्रा ये वर्ल्ड्स की यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर है। तो पहला स्टेटमेंट आपका आधा सही है, आधा गलत है। आधा कहाँ तक सही है कि डी गुकेश ने जीता है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन गलत कहाँ पर हुआ ये स्टेटमेंट, इन्होंने हराया किसे, इन्होंने चाइना के डिंग लेरेन को हराया है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अभिमन्यु मिश्रा संबंधित, ये 2021 का करंट अफेयर है, तो कराया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये आईएएस का क्वेश्चन है, राइट साइड में जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। और भी क्वेश्चन मैं आपके साथ आगे आने वाले सेशन में शेयर करूँगा, इससे आपकी समझ बढ़ती है करंट अफेयर्स की। कोई भी आपका एग्जाम होता है ना, उसमें आप करंट अफेयर्स जरूर देखा करें, भले ही आप बैंक के एक्सपीरियंस हैं, पर एसएससी का पेपर हो रहा है, दिल्ली पुलिस का पेपर हो रहा है, किसी का भी पेपर हो रहा है, वहाँ पर करंट अफेयर्स तो पूछे जा रहे हैं, वो तो सेम ही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप जरूर देखा करें, कोई भी एग्जाम आपका, कोई भी एग्जाम कहीं पर भी हो रहा हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछे गए हो। In which event did Indian shooter Tejaswini win a gold medal in the ISSF Junior World Cup 2025 in Seoul, Germany? भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने जर्मनी के सोल में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन है 25 मीटर पिस्टल। इंडियन शूटर तेजस्विनी ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, और भारत डोमिनेट कर रहा है इस ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो कि सोल जर्मनी में हो रहा है। और 11 मेडल अब तक भारत जीत चुका है, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। इन विच इंडियन स्टेट इज द शिरकारी रूपसिया बाग जल विद्युत परियोजना या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? तो सिरकरी भ्योल रूपसिया बाग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के थ्रू सिरकारी भ्योल रूपसिया बाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि गौरी गंगा रिवर पर बनेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इसे मंजूरी दे दी है। तो लगभग 529 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी यहाँ से जनरेट होगी। जो हाइड्रो पावर आता है ये भी ग्रीन एनर्जी में ही आता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड इन 2022 विद अ टोटल outlay of 76,000 crore rupees. Which agency released a report titled A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI, United Nations Development Programme, which country formally agreed on May 14, 2025 to join China's vast Belt and Road Infrastructure Initiative? Answer is Colombia. The Pushkar Kumbh was begun at Keshav Prayag, located in the border village of Mana in Chamoli district after 12 years. Sikkim Day is annually celebrated on May 16, recalling the history of the former kingdom's integration with India in 1975. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए आप लोग। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनका आंसर आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में। हु इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? When was the International Atomic Energy Agency formed? Which cricketer wrote a memoir titled The Diary of a Cricketer's Wife? The ISRO's 101st satellite launch failed in the early hours of May 18. The Earth Observation Satellite EOS-9 was aboard the PSLV. तो किस PSLV से भेजा गया था वो बताना है आपको। Prohibition of attacks against nuclear installations and facilities agreement was signed between India and Pakistan on December 31st, 1988 and entered into force on this date. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।